हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सी लैंग्वेज की ट्यूटोरियल सीरीज में आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले स्टोरेज क्लासेस इन सी लैंग्वेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन इंटरव्यू में यह क्वेश्चन पूछा ही जाता है, स्टोरेज क्लासेस क्या होता है। गाइस, स्टोरेज क्लासेस क्या है कि हम लोग जो हमारा डेटा है उसको स्टोर करते हैं मेमोरी के अंदर। जैसे हम लोग हमारा घर का अंदर का सामान, किचन का सामान है, तो उसको हम लोग स्टोर करते हैं डिब्बे में एक के बाद एक। उसी तरीके से हम लोग को हमारा डेटा है उसको मेमोरी में स्टोर करना होता है सीक्वेंशियल मैनर में। और हम लोग जो डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ पे स्टोर होता है उसको हम लोग को पता होना ज़रूरी है। इसके लिए हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था मेमोरी लेआउट इन सी लैंग्वेज। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नेक्स्ट, स्टोरेज क्लासेस कितने टाइप के रहते हैं? स्टोरेज क्लासेस 4 टाइप के रहते हैं, ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्न एंड रजिस्टर। हम लोग एक के बाद एक सारे स्टोरेज क्लासेस को देख लेने वाले हैं। सो फर्स्ट आता है ऑटो स्टोरेज क्लास। लोकल वेरिएबल मतलब कि फंक्शन के अंदर जो हम लोग वेरिएबल लिखते हैं उसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मेरा मेन फंक्शन। सो मेन फंक्शन के अंदर सपोज मैंने ले लिए 2 वेरिएबल, इंटीजर आई एंड इंटीजर जे। सो ये मेरे लोकल वेरिएबल हो गए। अगर मैंने फंक्शन के बाहर जो भी वेरिएबल लिखते हैं उसको ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। सो व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ऑटो स्टोरेज क्लास? डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ऑटो स्टोरेज क्लास इज गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू का मतलब है कि वो मतलब कि रैंडम एनी वैल्यू उसके अंदर स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द मेमोरी सेक्शन। सो मेमोरी सेक्शन इज द स्टैक सेक्शन ऑफ द मेमोरी। हम लोगों ने लास्ट मेमोरी लेआउट ऑफ सी लैंग्वेज में देखा था कि कौन से मेमोरी सेक्शन देखते हैं, तो उसके अंदर से स्टैक सेक्शन के अंदर ऑटो स्टोरेज क्लास स्टोर होता है। गाइस, स्टैक सेक्शन के अंदर किस तरीके से डेटा स्टोर होता है? जैसे ही मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन ले लिया, इंटीजर आई जे ले लिया, तो सपोज ये मेरा मेमोरी है, मेमोरी का स्टैक सेक्शन है। तो उसके अंदर मेमोरी के अंदर उसको डेटा स्टोर हो जाता है। दिस इज माई मेन फंक्शन। सो मेन फंक्शन का इंटीजर आई एंड इंटीजर जे का डेटा स्टोर हो गया। उसके बाद मैं यहाँ से उसको एबीसी फंक्शन को कॉल करता हूँ। तो एबीसी फंक्शन का जो स्टार्टिंग रिटर्न एड्रेस है वो यहाँ पे स्टोर होता है। तो उस फंक्शन रिटर्न एड्रेस भी स्टोर होता है स्टैक सेक्शन के अंदर। तो उसके बाद एबीसी फंक्शन को कॉल करता हूँ। तो एबीसी फंक्शन के अंदर सेम 2 वेरिएबल है, इंटीजर एम एंड एन। उसके बाद मैं उसके अंदर से डीएफ फंक्शन को कॉल कराता हूँ। देन डीएफ फंक्शन के अंदर फिर 2 वेरिएबल है, इंटीजर ओ एंड पी। तो जैसे ही यहाँ से एबीसी फंक्शन को कॉल करा है तो एबीसी फंक्शन का मेमोरी स्टैक सेक्शन के अंदर क्रिएट हो जाता है और इसका 2 वेरिएबल का डेटा यहाँ पे इंटीजर एम एंड इंटीजर एन क्रिएट हो जाता है। उसके बाद डीएफ फंक्शन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एबीसी फंक्शन है, दिस इज माई। उसके बाद वो डीएफ फंक्शन का स्टार्टिंग एड्रेस और रिटर्न एड्रेस वहाँ पे स्टोर होता है, फंक्शन रिटर्न एड्रेस, और इंटीजर ओ एंड इंटीजर पी का मेमोरी यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। जैसे ही यहाँ पे इंटीजर ओ एंड पी इसका टास्क खत्म हो जाता है तो यहाँ पे उसके जो भी रिटर्न एड्रेस है वहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ की मेमोरी डिलीट हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही यहाँ का टास्क कंप्लीट होता है तो यहाँ पे चला जाता है, इसकी मेमोरी इरेज हो जाती है मेरे स्टैक सेक्शन में से। और एबीसी फंक्शन का टास्क कंप्लीट हो जाता है और मेरे एग्जीक्यूटेबल फाइल का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद मेन फंक्शन की मेमोरी इरेज हो जाती है स्टैक सेक्शन से। सो गाइस, इसी तरीके से हमारा डेटा स्टोर होता है मेमोरी के अंदर। जो लोकल वेरिएबल रहते हैं वो स्टैक सेक्शन के अंदर रहते हैं, उसके अंदर आगे नाम लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है, ऑटो एन। तो अगर आपने कोई भी स्टोरेज क्लासेस का नाम लिखा है तो वो ऑटो वेरिएबल नहीं है, जैसे स्टैटिक हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं। तो लोकल वेरिएबल विदाउट एनी स्टोरेज टाइप ट्रीटेड एज अ ऑटो वेरिएबल। नेक्स्ट इज द स्कोप ऑफ एन ऑटो वेरिएबल। So what is the scope of auto variable within a function when we declare it? जहाँ पे हम लोगों ने डिक्लेयर किया है वहाँ पे उसी फंक्शन के अंदर ही उसका स्कोप है। तो हम लोग एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं। VS कोड ओपन करता हूँ मैं। गाइस, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया, इंटीजर i इज इक्वल टू 10, और मैं यहाँ पे उसको प्रिंट करा रहा हूँ। तो यहाँ पे i की वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ले लिया i इज इक्वल टू 20। तो ये मेरा ब्लॉक है, विद इन द ब्लॉक और विद इन द फंक्शन उसका स्कोप रहता है। तो यहाँ पे मेरा इंटीजर आई की वैल्यू क्या रहेगी? सो आप लोग 1 सेकंड उसको वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि यहाँ पे आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, उसके बाद यहाँ पे आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी। सो यहाँ पे आई की वैल्यू 20 प्रिंट होगी, जो अपडेटेड वैल्यू रहती है वो ऑलवेज ट्रीट होती है। उसके बाद यहाँ पे ये जैसे ही ब्लॉक खत्म हो जाता है तो ब्लॉक खत्म होने के बाद उसका स्कोप भी खत्म हो जाता है। तो ये लोकल वेरिएबल का स्कोप है विद इन अ फंक्शन और विद इन अ ब्लॉक। जैसे ही ब्लॉक
खत्म हो गया तो उसका स्कोप भी खत्म हो गया, वो स्टैक सेक्शन में से इरेज हो जाता है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू जो हमारा ए वाला वेरिएबल है उसकी 10 है, तो 10 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। सो लेट्स रन दिस कोड। सो यहाँ पे आई की वैल्यू 10, 20 एंड 10 प्रिंट हो गई। सो इसी तरीके से स्कोप रहता है स्टोरेज क्लासेस का। नेक्स्ट आता है लाइफ। Life of an auto variable starts when the function stack frame gets created and life ends when the function stack frame get deleted। उसका मतलब क्या है कि हम लोग ने जब फंक्शन उसको लिखा है और उसको कॉल किया है तब उसकी लाइफ स्टार्ट होती है, जैसे ही फंक्शन का काम खत्म हो जाते हैं उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। जैसे ही मैंने यहाँ पे आपको बताया कि उसकी लाइफ खत्म हो गई, मतलब कि रैम में से उसका डेटा इरेज हो जाता है। सो दिस इज द लाइफ ऑफ एन ऑटो वेरिएबल। सो गाइस, ऑटो स्टोरेज क्लास में इंपॉर्टेंट नोट, व्हेन वी आर डिजाइनिंग अ फंक्शन वी शुड नॉट रिटर्न द एड्रेस ऑफ ऑटो वेरिएबल। इसका मतलब क्या है, सपोज मैं मेन फंक्शन लेता हूँ और मेन फंक्शन में मैं वेरिएबल ले लेता हूँ इंटीजर i इज इक्वल टू 10 एंड मैं एबीसी फंक्शन लेता हूँ। एबीसी फंक्शन में एड्रेस ऑफ i दैट इज मैं पास बाय रेफरेंस में उसको कॉल कराता हूँ। तो वॉइड एबीसी फंक्शन जब भी हम लोग एड्रेस पास करते हैं तो उसको स्टोर करना रहता है पॉइंटर के अंदर। तो यहाँ पे मैं पॉइंटर के अंदर उसको स्टोर करता हूँ और p के अंदर डेटा स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे मैं यहाँ पे printf लिख दूंगा और printf के अंदर %d/n *p की वैल्यू में प्रिंट करा दूंगा। दिस इज परफेक्टली ओके। जैसे ही हम लोग मेन फंक्शन क्रिएट करते हैं तो मेन फंक्शन के अंदर एबीसी फंक्शन का स्टार्टिंग एड्रेस और एबीसी फंक्शन एड्रेस ऑफ i पास कराते हैं, तो यहाँ पे उसका i का स्कोप ऑलरेडी अवेलेबल है। जब तक एबीसी खत्म नहीं होगा उसके बाद i का स्कोप तब तक यहाँ पे मेमोरी के अंदर अवेलेबल रहेगा। तो हम लोग एड्रेस ऑफ i पास कराते हैं और एबीसी फंक्शन के अंदर उसकी वैल्यू प्रिंट कराते हैं। दैट इज़ परफेक्टली ओके। बट सपोज मैं यहाँ पे मेन फंक्शन लेता हूँ और मेन फंक्शन के अंदर मैं लिखता हूँ इंटीजर *p एंड p इज इक्वल टू एबीसी फंक्शन एंड एबीसी फंक्शन को कॉल कराता हूँ। यहाँ पे मेरा इंटीजर पॉइंटर, दिस इज माई पॉइंटर इज माई रिटर्न टाइप एबीसी फंक्शन एंड वॉइड इज माई आर्ग्यूमेंट्स। उसके अंदर मैं डेटा लेता हूँ सपोज इंटीजर i इज इक्वल टू 20 एंड रिटर्न एड्रेस ऑफ i। सो यहाँ पे क्या होगा कि मेरा पॉइंटर के अंदर मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ रिटर्न एड्रेस ऑफ i, मतलब कि यहाँ पे जो मेरा मेन फंक्शन है उसके अंदर एक पॉइंटर है। सो मेन फंक्शन के अंदर एक पॉइंटर p है और पॉइंटर p स्टोर कर रहा है एड्रेस ऑफ i। तो एड्रेस ऑफ i मतलब मेरा एबीसी फंक्शन है। एबीसी फंक्शन के अंदर i इज इक्वल टू 20 एंड एड्रेस ऑफ i में पास कर रहा हूँ मेन फंक्शन को। बट जैसे ही एबीसी फंक्शन का काम खत्म हो जाएगा उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी और ये मेरा पॉइंटर अनऑथोराइज मेमोरी एक्सेस करेगा। तो उस टाइम पे सेगमेंटेशन फॉल्ट की एरर जनरेट हो जाएगी। So guys, this is most important note, when we are designing a function we should not return the address of auto variable। हम लोग auto variable का एड्रेस रिटर्न नहीं कर पाते। अगर हमने ट्राई किया तो वो रन टाइम पे एरर जनरेट कर देगा। दिस इज नॉट रिकमेंडेड, ये कभी भी हम लोग को नहीं करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट ऑफ द ऑटो स्टोरेज क्लास। तो गाइज हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्टैटिक स्टोरेज क्लास। स्टैटिक स्टोरेज क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में उसका क्वेश्चन आता ही है स्टैटिक स्टोरेज क्लास क्या है, किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। तो गाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक स्टोरेज क्लास। स्टैटिक स्टोरेज क्लास की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 रहती है। उसका मेमोरी सेक्शन, डेटा सेक्शन ऑफ मेमोरी के अंदर उसका डेटा स्टोर होता है। सो स्टैटिक स्टोरेज क्लास के पहले हम लोग और एक चीज़ देख लेते हैं कि हम लोग का लोकल फंक्शन का हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलते हैं कंपेयर टू द ग्लोबल वेरिएबल। सो स्टैटिक इंटीजर i इज इक्वल टू 20 मैंने यहाँ पे ले लिया। मेन फंक्शन के अंदर स्टैटिक इंटीजर i इज इक्वल टू 10 ले लिया। तो यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी लोकल फंक्शन को मिलते हैं, सेम वेरिएबल नेम रहता है तब। सो यहाँ पे सेम वेरिएबल नेम मेरा i है बट हाईएस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे लोकल फंक्शन को मिल गई और मेरा आउटपुट यहाँ पे मिलेगा मेरे को 10। gcc static underscore storage.c मेरा फाइल नेम है, उसको मैं रन कराता हूँ तो मेरे को यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा 10। सो गाइस सी लैंग्वेज में हाईएस्ट प्रायोरिटी स्टैटिक हो या लोकल हो या कोई भी वेरिएबल हो, हाईएस्ट प्रायोरिटी लोकल को मिलती है। जैसे ही दो सेम नेम वेरिएबल रहते हैं तब की बात है। सो व्हाट इज द स्कोप ऑफ स्टैटिक स्टोरेज क्लास? स्टैटिक स्टोरेज क्लास का स्कोप है इफ वी डिक्लेयर ग्लोबल स्टैटिक वी कैन एक्सेस थ्रू आउट द फाइल।
उसका मतलब क्या है कि जैसे ही मैंने स्टैटिक स्टोरेज क्लास डॉट सी ले लिया तो उसका हम लोग उसी फाइल के अंदर उसका स्कोप रहता है, दूसरी फाइल में स्टैटिक वेरिएबल को यूज नहीं कर पाते। मतलब जैसे ही मैंने यहाँ पे स्टैटिक स्टोरेज डॉट सी के अंदर मैंने स्टैटिक ग्लोबल लिया है तो उसको हम लोग ए वेरिएबल आई वेरिएबल को इसी फाइल के अंदर यूज कर सकता हूँ, दूसरी फाइल के अंदर सेम इसी वेरिएबल को हम लोग यूज नहीं कर सकते। मतलब कि हम लोग इस वेरिएबल को दूसरी फाइल में यूज नहीं कर पा सकते। जैसे ही मैंने i इक्वल 20 ले लिया और मेरे को यही डेटा दूसरी फाइल स्टैटिक स्टोरेज 1.c में यूज करना है तो दिस इज नॉट पॉसिबल। स्टैटिक का स्कोप है विद इन अ फाइल ओनली, जो भी .c फाइल रहती है उसके अंदर ही यूज कर सकते हैं अगर वो ग्लोबल रहा तो। अगर वो लोकल रहा तो विद इन अ फंक्शन ओनली हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। So this is the scope of static storage class. This is the most important question. Static का scope क्या है? Static का scope within a file only है। और उसके बाद है what is the life of an static storage class? Life of static variable start when program loaded in the RAM and for execution and life ends when the program execution gets completed। मतलब कि program execution जब start होता है तब उसका लाइफ स्टार्ट होता है और जब एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है तब तक उसकी लाइफ डेटा वेरिएबल के अंदर स्टोर रहती है। सो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट, स्टैटिक स्टोरेज फॉर ए स्टैटिक वेरिएबल री इनिशियलाइजेशन इज नॉट परफॉर्म और नॉट पॉसिबल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है स्टैटिक स्टोरेज क्लास की, हम लोग री इनिशियलाइजेशन नहीं पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग देखते हैं प्रोग्राम के अंदर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ री इनिशियलाइजेशन एंड री इनिशियलाइजेशन किस तरीके से नहीं होता। मैंने यहाँ पे स्टैटिक स्टोरेज 1.c एक फाइल बना दी है, उसके अंदर एक प्रिंट फंक्शन ले लिया। प्रिंट फंक्शन के अंदर मैंने ले लिया स्टैटिक इंटीजर i इज इक्वल टू 10 एंड प्रिंट एफ आई। सपोज मैं इस फंक्शन को बार बार कॉल कराता हूँ तब क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पे स्टैटिक नहीं लिया है, सपोज मैंने यहाँ पे स्टैटिक नहीं लिया है, फर्स्ट टाइम प्रिंट को कॉल कराऊंगा, आई की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, आई प्लस प्लस दैट मीन्स 11। नेक्स्ट टाइम जब कॉल करूंगा तो फिर से उसको इनिशियलाइज हो जाएगा और यहाँ पे 10 मिलेगा। नेक्स्ट फिर से उसको कॉल कराऊंगा, यहाँ पे 10 वैल्यू मिलेगी। सो लेट्स रन दिस कोड। सो यहाँ पे बार बार मेरे को 10 वैल्यू मिल रही है, बट मेरे को इंक्रीमेंटेड वैल्यू चाहिए, यहाँ पे सेम वैल्यू हर बार नहीं चाहिए। सो मेरे को यहाँ पे स्टैटिक स्टोरेज क्लास का यूज़ करना पड़ेगा। स्टैटिक स्टोरेज क्लास के यूज़ से हम लोग रीइनिशियलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। रीइनिशियलाइजेशन का मतलब है कि जब फर्स्ट टाइम प्रिंट फंक्शन को कॉल करके उसी टाइम उसकी वैल्यू इनिशियलाइज होगी, उसके बाद नेक्स्ट टाइम उसकी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं होगी। जैसे ही हमने इंक्रीमेंट कराया है वो अपडेटेड वैल्यू फंक्शन ले लेगा। मतलब कि प्रिंट फंक्शन को फर्स्ट टाइम कॉल कराया तब इनिशियलाइज वैल्यू हो जाएगी 10, देन आई 10 हो जाएगा 11, देन नेक्स्ट टाइम प्रिंट कराएगी तब री इनिशियलाइजेशन नहीं होगा और 11 अपडेटेड वैल्यू ले लेगी। सो यहाँ पे मेरे को आउटपुट में 10, 11 एंड 12 वैल्यू मिल जाएगी। सो यूजिंग स्टैटिक स्टोरेज क्लास री इनिशियलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट इज द एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। एक्सटर्न का मतलब है एक्सटर्नल, मतलब कि दूसरी फाइल में हम लोग को यूज़ करना है हमारा वेरिएबल, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। सेम फाइल में यूज़ करना है तो हम लोग यूज़ करेंगे स्टैटिक स्टोरेज क्लास, और दूसरी फाइल में वही वेरिएबल को मॉडिफाई करना है तो हम लोग यूज़ करेंगे एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है? 0 एंड मेमोरी सेक्शन और डेटा सेक्शन ऑफ मेमोरी में स्टोर होता है। एक्सटर्न का मतलब क्या है? एक्सटर्न का मतलब है कि हम लोग दो फाइल में दूसरी फाइल में यूज़ कर सकते हैं। सो हम लोग एग्जांपल के जरिए देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग एक्सटर्न को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो फाइल ले ली है, e1.c एंड e2.c। सो e1.c के अंदर मैंने लिखा है एक्सटर्न इंटीजर i एंड प्रिंट करा है i को। i की वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं की है, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, बट मैं दूसरी फाइल में उसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ इंटीजर i इज इक्वल टू 200। तो यहाँ पे इंटीजर लिखना कंपलसरी है हम लोग को, एंड इंटीजर i इज इक्वल टू 200 मतलब कि मैं इसको किसी भी फाइल दूसरी फाइल में यूज़ कर सकता हूँ। तो जैसे मैं इसको कंपाइल करता हूँ, दो फाइल को एक साथ कंपाइल करके वन एग्जीक्यूटेबल फाइल किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं इन जीसीसी कंपाइलर। तो यहाँ पे लिखना है जीसीसी e1.c स्पेस e2.c। यहाँ पे दो फाइल को एक साथ कंपाइल करेंगे और वन एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट हो जाएगी। तो उसके बाद मैं यहाँ पे रन करता हूँ ./a.exe, तो मेरे को आउटपुट मिल जाएगा 200। यहाँ पे 200 मेरे को आउटपुट मिल जाएगा। सो गाइस, इसी तरीके से हम लोग एक्सटर्न को यूज़ कर सकते हैं। एक्सटर्न का मतलब क्या हो गया कि हम लोग दूसरी फाइल का डेटा हम लोग दूसरी फाइल का डेटा हम लोग यूज़ कर सकते हैं। स्टैटिक का मतलब कि विद इन अ फाइल ओनली यूज़ कर सकते हैं, एक्सटर्न मतलब कि हम लोग दूसरी फाइल का डेटा हम लोग यूज़ कर सकते हैं।
So what is the scope of extern variable? Scope of extern variable having a local scope also and global scope also. उसका मतलब क्या है कि अगर हमने लोकल एक्सटर्न लिया है तो उसका विद इन अ फंक्शन ओनली होगा, बट अगर हमने ग्लोबल ले लिया है तो उसका विद इन अ फाइल होगा, विद इन अ प्रोग्राम होगा, विद इन अ फाइल नहीं, विद इन अ प्रोग्राम होगा उसका स्कोप। तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, दिस इज माई e1.c एंड दिस इज माई e2.c। e1.c के अंदर मैंने मेन फंक्शन ले लिया है, मेन फंक्शन के अंदर मैंने ले लिया है एक्सटर्न इंटीजर i, एंड यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ %d/n, i एंड देन void abc। तो एक्सटर्न i का स्कोप विद इन अ मेन फंक्शन रहेगा, दिस इज कॉल्ड लोकल स्कोप, और abc फंक्शन के अंदर हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे उसको, दिस इज नॉट एक्सेस। बट अगर मैंने e2.c में ले लिया एक्सटर्न इंटीजर i ग्लोबल, तो उसका स्कोप हो जाएगा विद इन अ प्रोग्राम, मतलब कि हम लोग कोई भी फाइल में वो वेरिएबल को यूज कर सकते हैं और उसकी वैल्यू मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसका एक्सेस कंप्लीट फाइल को होगा एंड कंप्लीट प्रोग्राम को होगा, मतलब e1.c के अंदर भी यहाँ पे भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं दिस इंटीजर i को। सो इसका ग्लोबल स्कोप एंड लोकल स्कोप इसी तरीके से यूज करते हैं एक्सटर्न। नेक्स्ट, व्हाट इज द लाइफ ऑफ एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास? दिस इज द सेम एज स्टैटिक वेरिएबल। लाइफ ऑफ एन एक्सटर्नल वेरिएबल स्टार्ट व्हेन अ प्रोग्राम इज लोडेड इनटू रैम एंड एग्जीक्यूशन, एंड लाइफ एंड्स व्हेन द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन गेट्स कंप्लीटेड। सो सेम एज स्टैटिक एक्सटर्न की लाइफ है। बट नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, इफ वी डिक्लेयर अ ग्लोबल वेरिएबल विदाउट एनी स्टोरेज टाइप, द कंपाइलर ट्रीट एज ए एक्सटर्न टाइप। इसका मतलब क्या है कि सपोज मैं यहाँ पे एक्सटर्न लिखना भूल गया और मैंने यहाँ पे कोई भी कीवर्ड नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है कि मेरा इंटीजर i है वो एक्सटर्न टाइप बाय डिफॉल्ट मेरा कंपाइलर उसको ट्रीट कर लेगा। मतलब कि इंटीजर i यहाँ पे मैंने लिखा है और i = 200 यहाँ पे लिखा है, तो उसका एक्सटर्नल लिंकेज बन जाएगा, मतलब कि एक्सटर्न ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट कंपाइलर उसको ट्रीट कर लेगा। मतलब यहाँ पे हम लोग कोई भी वेरिएबल आगे कुछ भी नहीं लिखते, स्टैटिक नहीं लिखते, तो उसका स्कोप क्या हो गया, विद इन अ प्रोग्राम बन गया। तो यहाँ पे मैं कोड कंपाइल करता हूँ, देन रन करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को आउटपुट में 200 मिल जाएगा। सो गाइस, इंटरव्यू में आपको इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछेगा, सपोज तुमने यहाँ पे इंटीजर i = 100 ले लिया एंड दूसरी फाइल में i = 200 ले लिया, तो यहाँ पे सपोज मैं ये फाइल को कंपाइल करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे एरर जनरेट होगी या किस तरीके से उसका बिहेवियर होगा, यहाँ पे i की वैल्यू क्या मिलेगी। सो गाइस, फर्स्ट आंसर है, अगर आपने दो जगह पे सेम इंटीजर वेरिएबल ले लिया और एक्सटर्न कीवर्ड नहीं लिखा है, तो उसका मतलब ये हो गया कि इसको कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा वाला एक्सटर्न है, मतलब कि दिस वन एक्सटर्न और दिस वन एक्सटर्न, मतलब कि दो जगह पे उसको तुमने इनिशियलाइज किया है, तो कंपाइलर उस टाइम पे तुमको एरर जनरेट कर देगा एल वैल्यू रिक्वायर्ड। सो गाइस, आपको एक ही जगह पे उसको इनिशियलाइज करना है, अदरवाइज एक्सटर्न वेरिएबल आपको राइट कर देना है। तो दो जगह पे सेम वेरिएबल को आप नेम को इनिशियलाइज कर लोगे तो उसको एक्सटर्नल लिंकेज बोलते हैं, और एक्सटर्नल लिंकेज की वजह से कंपाइलर उसके एरर जनरेट कर देता है। सो दिस नॉर्मली वर्किंग, बट सपोज मैं यहाँ पे इंटीजर i = 100 लिख दूंगा तो यहाँ पे मेरा कंपाइलर एरर जनरेट कर देगा। सो दिस इज माई एरर, ld रिटर्न 1 exit status, तो यहाँ पे एरर जनरेट हो जाएगी। सो यहाँ पे आप लोग को लिख देना है कि एक्सटर्न वेरिएबल कौन सा है और एक ही टाइम पे उसको इनिशियलाइज कराना है वैल्यू, एंड उसको आप लोग मल्टीपल फाइल में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सिंगल फाइल में यूज़ करना है तो आप स्टैटिक यूज़ कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे दोनों फाइल में स्टैटिक कीवर्ड यूज़ किया होता तो दैट इज़ परफेक्टली ओके, उसका स्कोप है विद इन अ फाइल ओनली। सो इस टाइप के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछते हैं इंटरव्यूअर। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लिस्ट, रजिस्टर स्टोरेज क्लास। रजिस्टर स्टोरेज क्लास की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है गार्बेज वैल्यू, एंड उसका मेमोरी सेक्शन है इंटरनल सीपीयू रजिस्टर के अंदर स्टोर होते हैं। इंटरनल सीपीयू जो हमारा रहता है, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं उसको, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो रजिस्टर अलोकेट किया होता है उसके अंदर मेमोरी मिलती है रजिस्टर स्टोरेज क्लास को। उसका स्कोप है विद इन द फंक्शन ओनली, जहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है सेम एज द ऑटो वेरिएबल।
एंड उसकी लाइफ ऑल्सो सेम एज द ऑटो वेरिएबल रहती है। तो रजिस्टर स्टोरेज क्लास का हम लोग एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सो सेम मैं यहाँ पे ऑटो स्टोरेज क्लास का ही यूज़ करता हूँ। इंटीजर की जगह पे यहाँ पे मैं रजिस्टर ले लेता हूँ। सो दिस इज माई रजिस्टर वेरिएबल। सो रजिस्टर वेरिएबल इज सिमिलर लाइक अ ऑटो वेरिएबल ओनली, बट उसको मेमोरी मिलती है रजिस्टर के अंदर, स्टैक सेक्शन के अंदर नहीं रहती है, उसकी डायरेक्टली सीपीयू के रजिस्टर के अंदर रहती है और रजिस्टर लिमिटेड रहते हैं। इसीलिए हम लोग जनरली रजिस्टर स्टोरेज क्लास को यूज़ नहीं करते। इसका एग्जीक्यूशन इज़ वेरी फास्ट रहता है। सबसे फास्ट एग्जीक्यूशन रजिस्टर स्टोरेज क्लास का होता है। इग्नोर द वार्निंग्स एंड आई विल रन दिस कोड। तो यहाँ पे मेरे को i इज इक्वल टू 10 मिल जाएगा, i इज इक्वल टू 20 मिल जाएगा, i इज इक्वल टू 10 मिल जाएगा। तो सिमिलर एज अ ऑटो स्टोरेज क्लास। सो रजिस्टर एंड ऑटो बोथ आर द सेम, ओनली उसका मेमोरी एलोकेशन डिफरेंट जगह पे होता है। एंड रजिस्टर का एक और ड्रॉबैक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अप्लाई एड्रेस ऑपरेटर। रेफरेंस ऑपरेटर हम लोग रजिस्टर स्टोरेज क्लास को अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज कि उसका मेमोरी रजिस्टर के अंदर, सीपीयू रजिस्टर के अंदर रहता है, उसको हम लोग डी रेफरेंस नहीं कर पाएंगे। वही रीज़न से हम लोग इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अप्लाई एड्रेस ऑपरेटर, मतलब कि पॉइंटर का यूज़ नहीं कर सकते यूजिंग रजिस्टर स्टोरेज क्लास, मतलब कि एड्रेस स्टोर नहीं करा सकते और एड्रेस पास नहीं करा सकते रजिस्टर स्टोरेज क्लास में। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ रजिस्टर स्टोरेज क्लास। सो गाइस लेट्स समराइज ऑल द स्टोरेज क्लास। ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्न एंड रजिस्टर। उसकी डिफॉल्ट वैल्यू ऑटो की गार्बेज रहती है, स्टैटिक की 0 रहती है, एक्सटर्न की 0 रहती है, रजिस्टर की गार्बेज रहती है। मेमोरी सेक्शन, ऑटो का स्टैक सेक्शन ऑफ मेमोरी, स्टैटिक का डेटा, एक्सटर्न का डेटा एंड रजिस्टर का सीपीयू रजिस्टर के अंदर होता है। व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऑटो वेरिएबल विद इन अ फंक्शन और अ ब्लॉक? दिस इज विद इन अ फाइल, लोकल विद इन अ फंक्शन, ग्लोबल विद इन अ प्रोग्राम। स्कोप रहता है एक्सटर्न वेरिएबल का, रजिस्टर का विद इन अ फंक्शन और अ ब्लॉक, सिमिलर एज द ऑटो वेरिएबल। लाइफ ऑल्सो सेम है, स्टार्ट व्हेन द फंक्शन स्टैक फ्रेम गेट्स क्रिएटेड एंड लाइफ एंड्स व्हेन द फंक्शन स्टैक फ्रेम गेट्स डिलीटेड, सिमिलर एज द रजिस्टर ऑल्सो। फॉर स्टैटिक, स्टार्ट व्हेन अ प्रोग्राम लोडेड इनटू रैम, मतलब कि ./a.exe हम लोग जब लिखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम में, तब वो लोड होता है रैम के अंदर, उसी टाइम की उसकी लाइफ स्टार्ट होती है। जब तक हमारा पूरा काम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक उसकी लाइफ अवेलेबल रहती है रैम के अंदर। So this is the storage class of C language. Thank you guys for watching this video and do not forget to subscribe my channel. Thank you. See you soon. Bye.